अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण कर रहे थे हम लोग, जिसमें से पहला उदाहरण हम लोगों ने कर लिया हुआ था। अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए, क्या है कि कहता है कि दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसे हम लोगों ने उदाहरण नंबर 1 में किया था, उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो उसको मान लेंगे हम लोग कि √3 दी हुई है, इसमें अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत हम लोग मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, और विरोधाभास प्रमेय से या विरोधायुक्ति कहीं कहीं पर लिखा मिलता है, इससे हम लोग सिद्ध कर लेंगे। तो लिखते हैं, आइए हम इसके विपरीत मानते हैं कि आइए हम इसके विपरीत मानते हैं कि क्या मानेंगे भाई कि √3 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। आपने ये मान लिया भाई। अब क्या करेंगे? जब परिमेय संख्या आपने मान लिया हुआ इसको, तो आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसी को लिख देंगे, अतः इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? जब इसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको लिखा जा सकता है क्या? जब P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो अब लिखा जा सकता है √3 बराबर P/Q। अच्छा, कहीं पर आपका दिया होगा कि A/B दिया रहेगा, तो A/B दिया रहे या P/Q दिया रहे, बात एक ही है। ठीक है, चलिए, तो आप क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर सेम प्रोसेस जैसे हम लोगों ने उसमें किया था, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप लोग डैश कर देंगे। क्या लिखेंगे भाई? अब इसका वर्ग क्या हो जाए रहेगा? 3, √3 का वर्ग 3 बराबर P²/Q²। ये तो आप लोग जानते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस। अब बटे में हमने कहा था, क्या कहेंगे? बटे में आप इसकी एक मान सकते हैं कि नहीं? मत बोलिए भाई। जब बटे में एक मान सकते हैं तो ये इधर नीचे आ जाया रहेगा, तो P² बराबर 3Q² हो जाया रहेगा। तो लिखेंगे P² बराबर 3Q²। ठीक है, अब हो गया। अब देखिए, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया हुआ था कि आपको यहाँ से मिल रहा है कि P² बराबर है 3Q² के। इसका मतलब क्या है कि P² का एक गुणनखंड भाई 3 भी है। जैसे मान लीजिए, अगर जो 10 का स्क्वायर बराबर 100 होता है, अगर जो यहाँ पर आपने लिखा है कि इसका एक गुणनखंड 2 है, तो 2 के साथ यहाँ कुछ भी है, उससे आपको क्या मतलब? लेकिन एक गुणनखंड 2 तो हुआ, इसका मतलब 2 इस 100 को विभाजित करेगा, इस 100 को 2 विभाजित कर देगा पूरी तरीके से, ये मतलब हुआ इसको। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग लिख देंगे कि P² के बराबर में 3 × Q² है, यानी P² का एक गुणनखंड क्या है हमारा? 3 है। तो लिखेंगे यहाँ पर 3 P² का एक गुणनखंड है। यहाँ 3 कॉमा लगाएंगे, P² का एक गुणनखंड है। ठीक है भाई, जब P² का एक गुणनखंड है, तो जो हम लोगों ने प्रमेय सिद्ध की थी कि अगर जो P² का एक गुणनखंड A है, तो A का भी एक गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा? ए का भी एक गुणनखंड पी हो जाया रहेगा। देखिए कैसे, जैसे आपका ये लिखा है, दूसरी संख्या उठाते हैं, अब 8 ले लेते हैं भाई, हर बार 10 ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर जो इसमें से
आपको 2 मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, बाकी कितने मिल रहे हैं हमको मतलब नहीं। तो अगर जो इसका स्क्वायर रहेगा तो उसमें भी तो 2 मिलेगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 2 8 स्क्वायर का गुणनखंड है वो 8 का भी गुणनखंड रहा होगा, तभी तो यह आया। जैसे मान लीजिए ये 36 लिखा है आपका, इसमें अगर जो 2 एक गुणनखंड है, एक 3 है, 3 दूनी 6, बाकी क्या है कि हमसे लेना देना नहीं। तो ये बना है भाई किसके स्क्वायर से, 6 के स्क्वायर से। 2 गुणे 3 आगे क्या है नहीं मतलब है अभी हमें, तो इससे बना है। तो अगर जो 6 रहा होगा तो उसमें भी 2 गुणे 3 आएगा, तभी तो इसमें वर्ग वाले में 2 गुणे 3 आया होगा भाई। अलग से कहीं से थोड़ा प्रकट हो जाएगा 2 और 3, जब 6 के गुणनखंड में रहेगा तभी तो उसके वर्ग के गुणनखंड में रहेगा। तो वही लिख देंगे चीज़ हम लोग कि इसलिए 2 पी का 2 नहीं 3 का सिद्ध करना है ना हम लोग, इसलिए 3 पी का भी एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। ये बात भैया आपको समझ आ रही होगी। और पी को विभाजित करेगा। बोलिए भाई, जब गुणनखंड होगा तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि उस संख्या को विभाजित करेगा। चलिए अब आगे हम लोग आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ आपने जो बनाया हुआ है इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको आगे चलेगी। अब देखिएगा कि जब पी स्क्वायर का एक गुणनखंड आपने 3 सिद्ध कर लिया है, या पी का एक गुणनखंड आपने सिद्ध कर दिया है, पी का एक गुणनखंड हमारा 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि पी में कहीं ना कहीं 3 रहा होगा। यानी अगर जो आपका 6 था, 2 गुणे 3 था, या आगे कुछ भी हो, है नहीं लेकिन कुछ भी अगर जो और बड़ी संख्या होता, अगर जो आगे कुछ होता, तो इसका मतलब क्या है, इस 6 को आप लिखना चाहें तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं 6 को। अच्छा ठीक है, इस 6 की जगह में 6 के गुणनखंड जब 2 गुणे 3 है तो 6 की जगह में 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब हमको ये पता होता है 6 में कि हमको केवल 1 2 पता है, हमको ये नहीं पता। हम लोगों ने मान लिया कि ये यम है भाई, हम कहते हैं हमको केवल 2 पता है और हमको आगे का कुछ भी नहीं पता इसमें से, तो हम कह देंगे कि भाई 2 हमको पता है तो 2 हमको निश्चित है, तो 2 हमने लिख दिया। एक कुछ यम रहा होगा अपना, जो भी रहा होगा, हमसे क्या लेने देना, हमको 2 कन्फर्म है तो हमने 2 लिख दिया। तो इसके रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो वही हम लोग यहाँ पर चीज़ लिखेंगे कि अतः माना पी बराबर, अतः माना पी बराबर आप लोग मान लेंगे कितना, 3 यम। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 त्रिका 9 एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब क्या कर पाएंगे आप देखिएगा यहाँ पर भाई, एक पक्ष पी स्क्वायर यहाँ पर भी है, पी स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो एक पक्ष जब बराबर होता है तो दूसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करेंगे। अब आप इसको लिख दीजिएगा कि 9 यम स्क्वायर, यहाँ से पता चला कि आपका 9 यम स्क्वायर बराबर हो गया आपका किसके, 3 क्यू स्क्वायर के हो गया। अब 3 से आप काट दिए रहेंगे तो 3 त्रिका 9 आ जाए रहेगा, तो 3 यम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक है भाई, ये भी चीज़ क्लियर हो गई यहाँ से। अब देखिए आपने एक चीज़ ऊपर सिद्ध कर ली है कि P का गुणनखंड 3 है, P का गुणनखंड 3 है, वही यहाँ पर भी आ गया कि क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका 3 यम स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3 यम स्क्वायर। इससे पता चलता है कि क्यू स्क्वायर का जैसे ऊपर सिद्ध कर लिए थे एक गुणनखंड 3 है, तो क्यू का भी एक गुणनखंड 3 रहेगा, वैसा ही हम लोगों ने यहाँ पर भी कर लिया हुआ है। तो उसी चीज़ को लिख देंगे फिर से हम लोग यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड है, यहाँ पर 3 कमा लगा के क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। इसलिए 3 किसका,
क्यू का भी एक गुणनखंड होगा, 3Q का भी एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा और Q को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। जैसे सेम प्रोसेस जैसे ऊपर वाले में हुआ था, P वाले में, Q वाले में भी वही हो गया। अब देखिए एक चीज़ क्या हुआ कि 3P में भी कॉमन था और 3Q में भी कॉमन था, जबकि आपने यहाँ पर ऊपर माना हुआ था, कहाँ गया, इसमें लिखा नहीं है, हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखनी रहेगी कि जहाँ, जैसे हम लोगों ने पहले उदाहरण में लिखा था, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये आप लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपने P/Q के रूप में इसको व्यक्त किया हुआ है। देख लेते हैं उसको। जब आपने P/Q के रूप में इसको व्यक्त किया हुआ है तो क्या हो जाएगा भाई, अगर जो आप किसी परिमेय संख्या के रूप में किसी चीज़ को व्यक्त करते हैं, मान लीजिए था आपका 8/6 था, 8/6 था, तो आप क्या करते हैं, ऐसे तो लिख नहीं देते, इसको क्या करते हैं आप लोग काट देते हैं, जितना कट जाता है फिर उसके बाद जो बचता है वो लिखते हैं। तो वही काम हम लोगों ने यहाँ किया है कि जो P/Q के रूप में हमने माना है, तो ये जो कट पीट के आया है, यानी ना ऊपर नीचे अब कॉमन रह जाएगा ना नीचे, वही इसका तात्पर्य है कि जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब जिनमें से दोनों संख्याओं में से मासा केवल एक है, यानी एक के अलावा उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो जब ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं मानी गई थी यहाँ पर P/Q के रूप में, और यहाँ पर हमको क्या मिला है कि 3P का गुणनखंड मिल गया है और 3 नीचे देखेंगे आप Q का भी गुणनखंड मिल गया है। तो ऐसा कैसे संभव, जब आपने ऊपर कल्पना की हुई है कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा 1 होना चाहिए। यहाँ पर मासा दोनों का 3 निकल आया है, क्योंकि P का भी गुणनखंड 3 है और Q का भी गुणनखंड 3 है। तो उस चीज़ को हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर अतः क्या हो गया कि विरोधाभास हो गया। जो मानी थी कल्पना आप उसके उल्टा काम हो रहा है, तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अतः हमारी जो आपकी √3 है एक अपरिमेय संख्या है, मानी हम लोगों ने परिमेय थी लेकिन विरोधाभास हो गया तो अपरिमेय हो गई, क्योंकि संख्याएं अगर जो वास्तविक संख्याएं हैं तो या तो परिमेय होंगी या अपरिमेय। हमने परिमेय मानी थी तो हमको परिमेय तो मिली नहीं, इससे तात्पर्य है कि ये अपरिमेय रही होगी। तो उसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे, स्टेटमेंट ध्यान से देखेंगे क्योंकि उसी में से सब कुछ है। बात अपनी आप इसमें इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट से यानी कथन से ही समझा सकते हैं सामने वाले को। लिखेंगे उपर्युक्त कथन में उपर्युक्त कथन से, मैं नहीं लिखिएगा भाई, से लैंग्वेज अच्छी रहेगी, से 2P तथा Q दोनों का गुणनखंड मिल रहा है। दो नहीं 3 चल रहा है ना यहाँ पर, 3 P तथा Q दोनों का गुणनखंड मिल रहा है, दोनों का गुणनखंड मिल रहा है, जबकि ठीक है, जबकि P और Q सहअभाज्य संख्याएं मानी गई थी या ली गई थी, जबकि P और Q सहअभाज्य संख्याएं मानी गई थी या ली गई थी, ठीक है। तो लिखेंगे आगे, अतः यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः यहाँ एक विरोधाभास
उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इसलिए स्पष्ट है, लिखेंगे, इसलिए स्पष्ट है स्पष्ट है कि हमारी कल्पना गलत थी, कि हमारी कल्पना गलत थी। यानी हमने जो मान लिया था कि √3 एक परिमेय संख्या है, वो हमारी कल्पना गलत हो गई। तथा √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया भाई। और यहाँ पर आप लोग लिख देंगे प्रूव्ड, क्योंकि हमारी बात प्रूव्ड हो गई। चलिए भाई।